गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आपने बाह्य कारक कंप्लीट पढ़ लिए। इसके बाद में आज पढ़ेंगे आंतरिक कारक। बाह्य कारक में प्रकाश, तापमान, CO2, जल और ऑक्सीजन, ये आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आपका 2 नंबर का पॉइंट आता है, वो आता है आंतरिक कारक। तो ये 2 नंबर और ये बेटा आपका आंतरिक कारक। अब पत्ती के अंदर ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं? इसमें बेटा सबसे पहला जो घटक आ रहा है वो आ रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये देखो वर्णक है, ये किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। अब देखो, जब किसी पादप की पत्ती के अंदर क्लोरोफिल वर्णक अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी? अधिक होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम लिख देते हैं क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। अब देखो, ये जो दर है वो कब तक बढ़ती है? कि जब हमें अन्य जो कारक हैं उनको क्या करें? मानक या स्थिर रख दें। तो यह वृद्धि तब तक होती है जब तक अन्य कारकों को मानक या स्थिर रखा जाए। ओके, इसके बाद में 2 नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है संचित भोजन की मात्रा। संचित भोजन की मात्रा। और बेटा मेरे को ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण का मेन जो उत्पाद है वो क्या है? एक तो ऑक्सीजन है और एक ही पादपों के अंदर भोजन है। जब भोजन की मात्रा अधिक है, संचित भोजन की मात्रा अधिक है, तो बेटा पादपों को ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होगा? जब संचित भोजन की मात्रा अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? कम होगी। तो लिख दो संचित भोजन की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। कम होती है। होते क्या बेटा? इसके बाद में 3 नंबर आता है पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना।
पत्ती की आंतरिक संरचना। आप देखो, जब पत्ती पर रंध्रों की संख्या अधिक होगी, उनका वितरण अधिक होगा, उनकी संरचना विशिष्ट होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर पत्ती पर उपस्थित रंध्रों की संख्या, उनका वितरण एवं उनकी संरचना पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर रंध्रों की संख्या, उनका वितरण तथा उनकी संरचना पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। ओके, अब देखो, जब रंध्रों की संख्या अधिक होगी और वे अधिक समय तक खुले रहेंगे तो बेटा क्या होगा? CO2 का अधिक मात्रा में अवशोषण करेंगे और क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाएंगे। तो देखो, रंध्रों की संख्या अधिक होने तथा अधिक समय तक खुले रहने पर CO2 का अधिक अवशोषण होता है। जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये तीन जो कारक थे वो पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये इसके आंतरिक कारक हैं। ओके, इसके बाद में अपना अगला हेडिंग आता हुआ था सेकस की प्रधान बिंदु संकल्पना। सेकस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो भाग लेने वाले कारक हैं उनसे प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से प्रभावित होता है, कैसे इसकी दर बढ़ती है और कैसे इसकी दर कम होती है। इसके लिए कौन कौन से ऐसे मानक कारक बताए गए हैं। देखो अगला पॉइंट, सेकस की प्रधान बिंदु संकल्पना। सेकस की प्रधान बिंदु संकल्पना। ठीक है बेटा, ये सब आप जानते हैं। आप देखो बड़ा कुछ बिंदु, कुछ मान ऐसे होते हैं जिन पर अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया की दर और बढ़ती है और बेटा अभिक्रिया की दर क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये तीन मानक बिंदु बताए गए हैं। एक तो होता है न्यूनतम मान, एक होता है अनुकूलतम मान, एक होता है अधिकतम मान। तो बेटा न्यूनतम मान पर जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होती है? बढ़ती है या अभिक्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसके बाद में आता है अनुकूलतम मान। तो इस बिंदु पर जो कार्य की जो अभिक्रिया है उसकी दर क्या होती है? बहुत ही अधिकतम होती है। और अधिकतम मान इस बिंदु पर जो
कार्य की अभिक्रिया है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो इस संकल्पना के अनुसार प्रकाश संश्लेषण व किसी भी अन्य कार्य की क्रिया को प्रभावित करने वाले 3 मान प्रमुख होते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं इस प्रकार की ये जो सेकस की प्रधान बिंदु संकल्पना है। तो इस संकल्पना के अनुसार इसे संकल्पना के अनुसार प्रकाश संश्लेषण व अन्य किसी भी कार्य की क्रिया को कार्य की फिजियोलॉजिकल क्रिया को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख या 3 मान प्रमुख होते हैं। एक नंबर न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, 2 नंबर अनुकूलतम मान, 3 नंबर अधिकतम मान। देखो बेटा, अलग अलग मान पर क्या क्या होता है, साथ पढ़ते हैं। इस बिंदु पर कार्य की अभिक्रिया प्रारंभ होती है, इसे बिंदु पर कार्य की अभिक्रिया प्रारंभ होती है। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद में है अनुकूलतम मान। तो इस बिंदु पर कार्य की अभिक्रिया अपनी उच्चतम दर से होती है, इसे बिंदु पर कार्य की अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है। इसके बाद अधिकतम मान, तो इस बिंदु के बाद कार्य की अभिक्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है, इसे बिंदु पर कार्य की अभिक्रिया बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, ठीक है। ये सेकस की प्रधान बिंदु संकल्पना है, इसके 3 बिंदु बताए गए हैं। ओके, चलो इसके बाद इस पाठ का सबसे लास्ट बिंदु है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। तो ब्लैकमैन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकाश संश्लेषण है वो किन कारकों से प्रभावित होता है। जैसे कई कारक यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले कारक के अब्सेंट से, अनुपस्थिति से बेटा वो अभिक्रिया क्या होती है, सबसे ज्यादा
प्रभावित होती है और उस कारक को क्या बोलते हैं, हमें सीमाकारी कारक कहते हैं। तो ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कौन से किंग हो बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट इतना से होते हैं बेटा, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो हम इस लाइन को एक बार लिख देते हैं कि सीमाकारी कारकों का सिद्धांत ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो सिद्धांत है वो लिपिक का न्यूनतम या निम्नतम नियम का रूपांतरण है। तो यह सिद्धांत लिपिक का निम्नतम नियम का रूपांतरण है। है। ठीक है, अब देखो बड़ा ये सिद्धांत क्या है कि जब कोई अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में कई कारक भाग ले रहे हैं और कई कारकों के द्वारा वो अभिक्रिया बेटा प्रभावित होती है, तो इसमें सबसे कम जो उपस्थित कारक हैं उन पर वह सबसे ज्यादा निर्भर करती है, और वही जो कारक है उसी को बोलते हैं हम क्या, सीमाकारी कारक। फिर सुनना, जब कोई अभिक्रिया की दर कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो जैविक अभिक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है और उस कारक को क्या बोलते हैं, सीमा कारक कहते हैं। और यहाँ जो सीमा कारक है उससे तात्पर्य यह है कि न्यूनतम सांद्रता में उपस्थित कोई कारक है, जैसे CO2 को बेटा सीमाकारी कारक बताया गया है। तो जब कोई अभिक्रिया की दर, सिद्धांत देखते हैं बड़े सिद्धांत क्या है, जब कोई अभिक्रिया की दर कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो जैविक अभिक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित
जैविक अभिक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। उस कारक को सीमा कारक कहते हैं। उस कारक को क्या कहते हैं? सीमा कारक कहते हैं। ओके बेटा, अब देखो सीमा कारक से हम तात्पर्य लेते हैं कि वह कारक जो सबसे कम या न्यूनतम सांद्रता में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां सीमा कारक से तात्पर्य है कि वह कारक जो न्यूनतम सांद्रता या निम्नतम सांद्रता निम्नतम मात्रा लिख दो या सांद्रता लिख दो में पाया जाता है। ठीक है बेटा, नॉट CO2 एक सीमाकारी कारक होता है। लो बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और ये लास्ट जो आपने पॉइंट पढ़ा है बड़ा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार इसको आप फिर समझ सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर है बड़ा कई कारकों से प्रभावित होती है, तो वह उस कारक से प्रभावित सबसे ज्यादा होगी जिसकी मात्रा या सांद्रता सबसे कम पाई जाती है। तो कम मात्रा में पाए जाने वाले कारक को सीमाकारी कहते हैं, सीमाकारी कारक कहा जाता है। उस सीमाकारी कारक के रूप में क्या पाया जाता है बताओ? CO2, और CO2 को सीमाकारी कारक बताया गया है। ये आपका पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद में आपका पार्ट स्टार्ट होगा 11वां रेस्पिरेशन।